अच्छी लाइन थी। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बस यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवनीत शुक्ला जी, जो स्वाभिमान संघ बीडीसी स्वाभिमान संघ है, उसका पूरा नाम क्या है वो आप खुद बताएंगे, उसी के अध्यक्ष हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी स्वाभिमान संघ को बनाने की, क्या कारण रहा कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इन्हें दर बदर भटकना पड़ा है। चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे ये वर्तमान समय बीजेपी की रही हो, इन्हें अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। आइए उसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं नवनीत शुक्ला जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हम मुख्य रूप से जानना चाहेंगे कि जो आपने स्वाभिमान संघ बनाया है, इसका पूरा नाम और इसका मूल उद्देश्य क्या है। महोदय, आपको बता दें कि मेरे संघ का नाम है प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला। आप सभी ब्यूरो को बहुत बहुत धन्यवाद करता है, मुख्य रूप से सी न्यूज के उमेश जी को, जिन्होंने आंदोलन को शुरू से कवर किया है, और मुझे आज जो सफलता मिली है सबका सबसे बड़ा श्रेय सी न्यूज चैनल को जाता है। इस स्वाभिमान संघ की स्थापना जो आपने की, इसका उद्देश्य क्या है। आपको बता दें कि गांधी जी का एक सपना था कि पंचायतें मजबूत हों। पंचायती राज एक्ट जो बना है अब, उनका एक सपना था, लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो इस सपने को दरकिनार कर दिया गया। उसी दौरान 1869 में एक पत्रिका निकली हरिवंश। 1969 में हरिवंश हरिजन नाम की पत्रिका में एक लेटर का जिक्र हुआ, जिसमें ये लिखा था गांधी जी का सपना कि पंचायतें सुदृढ़ हों तभी देश का विकास हो सकता है। उसको पढ़कर हमारे राजीव गांधी जी ने 40वें संशोधन को जन्म मूर्त रूप दिया, और उन्होंने आगे की तरफ इसको बढ़ाते हुए हमारा 64वां संशोधन आया पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन पंचायतों में रेगुलर चुनाव नहीं होते थे, लेकिन उनका एक सपना था कि इसको सुदृढ़ किया जाए, हमारी पंचायतें सुदृढ़ होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य। ये जब मजबूत होंगे तो तीसरी सरकार मजबूत रहेगी, गांव का एक अच्छा विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ आजादी से लेकर आज तक। 24 अप्रैल 1993 में जब राजीव गांधी जी का जो सपना था, उन्होंने जो काम किया, उसमें नरसिम्हा राव जी ने इसको मूर्त रूप दिया। सपना जो पूरा ताना माना बुना था, गांधी जी की सपने को जो मूर्त रूप दिया था, वो दिया था राजीव गांधी जी ने। उन्होंने उनकी हत्या 1992 में हो गई, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज एक्ट आया, और तब से आज तक 27 सालों से लगातार चुनाव होते रहे हैं। लेकिन इसमें 73वां और जो 74वां संशोधन हुआ है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। और जो पंचायतों को ताकत मिलनी चाहिए, जो एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए 2016 में इस संगठन को हमने बनाया। हमारा 2016 से 2021 का जो कार्यक्रम रहा है, उसमें हमने प्रधानों को एम्पावर करने का काम मुख्य रूप से किया था, जिसमें उनको 2500 से 3500 रुपए का मानदेय हुआ था। बहुत सारे वित्त उनसे जुड़े थे, और प्रधान भाई आज जो पा रहे हैं, हमारे संगठन ने ही पुरजोर तरीके से परिवर्तन चौक से लेके विधानसभा तक अखिलेश जी की सरकार में कार्यक्रम किए। बहुत सारे लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में बहुत सारे धरना और भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया। अन्य जिलों में, जनपदों में जा जाके हमने कार्यक्रम किया था। इस बार हमने 2021 में, चूंकि प्रधान लगभग व्यवस्थित हो चुका था, इसलिए हमने 2021 में अब की बार जो हमने शुरू किया, तो नारा दिया अब की बार बीडीसी की सरकार। क्यों? क्योंकि बीडीसी प्रधान से संवैधानिक तौर पर ऊपर का एक लेवल होता है, लेकिन उसे कोई अधिकार नहीं। और यहाँ तक कि बहुत सारे माननीय संविधान के रक्षक ये जानते हैं कि इनका काम केवल प्रमुख और एमएलसी बनाने का होता है, वो भी पैसा दे लेके बनते। बड़ा दुख होता है मुझे इस लोकतंत्र में कहते हुए, बहुत शर्म आती है कि बाबा साहब के ग्रंथ को इतना बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अगर सारे जो उच्च पदाधिकारी जो माननीय हैं इस बात को जानते हैं कि इनको पैसा लेके बरगला कर प्रमुख बनता है, तो ऐसा पद तो इलीगल हो गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैं जब निकला इनके लिए, तो लोगों ने कहा कि ये तो बिकाऊ है। मैंने कहा लेकिन बिकाऊ है तो कौन सा ऐसा पद है, जनप्रतिनिधि है, जो बिना कुछ दिए हुए बन जाता है, या हम कुछ लिए हुए और दे देते हैं? कोई ऐसा पद नहीं है। अगर ऐसा सब लोग करते हैं, तो अगर जनता कुछ पैसा लेके प्रधान बनाती है, तो क्या जनता को राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलता?
क्या उसके अधिकार नहीं रहते? तो ये कह के केवल बीडीसी भाई को और डीडीसी भाई को दरकिनार किया गया कि वो पंच प्रमुख और एमएलसी के चुनाव में कुछ ले लेता है, तो ले लेता है, वो तो इलीगल है। पहले तो वो पदनिरस्त होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर ले लेता तो इसका मतलब ये नहीं कि संवैधानिक उसको दर्जा नहीं दोगे। आज तक आजादी से लेकर आज सी न्यूज में बहुत बड़ा खुलासा है ये महोदय, अभी तक 27 सालों से इन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया। मतलब उच्च सदन में, विधान परिषद में अपना नुमाइंदगी करने के लिए, और सबसे ज्यादा संख्या हमेशा रही। पिछले पंचवर्षीय में 88,800, इस बार 77,888, मतलब प्रधानों से लगभग 1.5 गुना। प्रधान 59,000, ये 80,000 लगभग। मतलब लोगों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा भी शाश्वत नहीं बैठा इनके ऊपर। आज तक इन्हें कोई अधिकार, इनको केवल यही बताया गया, जैसे आजादी से पहले हमको कहा जाता था गुलाम हो, अंग्रेज आए तो झुका लो सिर। इनको यही सिखाया गया कि आप प्रमुख में पैसा ले लो, एमएलसी में पैसा ले लो, बस काम खत्म। लेकिन नहीं, आज सी न्यूज में पहली बार ये खुलासा हो रहा है, किसी चैनल को नहीं पता है, इतनी बड़ी शक्ति जन्म ले रही है। और जिन्होंने कहा था, हमने कहा बीडीसी भाइयों बहुत दूर तक जाना था, और जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है, और हुआ है महोदय। ऐसा आप सी न्यूज के माध्यम से 6 अक्टूबर 2021 से आंदोलन शुरू हुआ। हमने इनको सम्मान स्वाभिमान नहीं था, मैंने 1 सितंबर 2021 को बीडीसी स्वाभिमान सम्मेलन किया, लगभग 10,000 बीडीसी आए महोदय। 6 अक्टूबर को मैंने बीडीसी बचाओ आंदोलन किया, जिसकी सबसे पहले कवरेज हमारे उमेश जी ने आपके सी न्यूज के माध्यम से किया है। उसमें लगभग 15,000 बीडीसी उमड़े। जो लोगों ने कहा था 1,000 बीडीसी नहीं आएंगे। उसके बाद 24 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक 5 दिवसीय भूख हड़ताल घोर ठंडक में हुई। उसमें लगभग 40,000 लोग उपस्थित हुए। 5 दिवसीय में क्रम से 5,000 10,000 ऐसे लोग आते रहे। क्योंकि हमने अपने संघ में प्रांतीय व्यवस्था करी है, ये उत्तर प्रदेश को 5 प्रांतों में विभक्त किया है, तो एक एक प्रांत एक एक दिन आ रहा था महोदय। उसी में 27 तारीख को हम लोगों ने इको गार्डन का, हम लोगों का सब्र का बांध टूट चुका था। सब नौजवान हमारे साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और बड़ा दुख होगा कहते हुए होता है, 18 साल का भाई बीडीसी है मेरा, और वो टुकनी ढोता है। बड़ा दुख होता है मुझे कहते हुए कि उसका राजनीतिक भविष्य खत्म कर देते हैं लोग, उसको बदनाम कर देते हैं। और आपको मैं बता दूं आपके माध्यम से, अगर 100 वोटर होता है, 51 को पैसा दे के उसको बना दिया, प्रमुख बन जाता है। 49 का क्या कसूर है? वो तो कुछ नहीं पाते। उनको क्या संवैधानिक दर्जा नहीं मिलना चाहिए? उनको क्या अधिकार नहीं होने चाहिए? क्योंकि ये चुनाव आयोग में जमानत राशि देते हैं महोदय, और प्रधान से ज्यादा वोटर्स पर चुनकर आते हैं महोदय, जो आप बात कर रहे हैं, और शपथ लेते हैं जनता का विकास करेंगे। इनके पास कुछ होता ही नहीं सर। बीडीसी सदस्यों के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो पैसा लेके काम करते हैं, या फिर पैसा दे के ही वो अपने पद के लिए आते हैं। तो जब बात यूपी चुनाव की इस समय हो रही है, तो यूपी चुनाव में कोई कहता है बिजली मुफ्त देंगे, कोई कहता है पानी मुफ्त देंगे, कोई राशन मुफ्त देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है। तो क्या ये लालच नहीं है जनता को देने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, प्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन खरीदा तो जा रहा है। जी ऑनलाइन नहीं पड़नी। जी बिल्कुल, आप इसी बात, यही दम्भ है मेरे अंदर सर, यही दम्भ है मेरे। मैंने कहा मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन इन भाइयों के लिए हम जोरदार कोशिश न करें, गलत बात। मैंने कोशिश करी है सर, और जब 5 दिन का भूख हड़ताल हुआ, 27 तारीख को बांध टूट गया, हम लोग केकेसी तरफ निकल चुके थे। कम से कम 10,000 बीडीसी के साथ आपके न्यूज चैनल में इसकी पुष्टि होती है। और फिर उसके बाद 28 तारीख को एएसडी मुख्यमंत्री जी से आवास पर मिलने का अवसर मिला, हमने व्यथा बताई। और इसके पहले मैंने नवंबर में सर 826 ब्लॉकों में जी हमने वीडियो को ज्ञापन दिया, जो संबोधित था मुख्यमंत्री जी को। हमने सारे सीडीओ डीएम को दिया, जिले पर जो संबोधित था सीएम साहब को। और आज भी हमारा बीडीसी भाई जितने विधायक प्रत्याशी समाजवादी और बीजेपी के आ रहे हैं, उनको ज्ञापन देने का काम कर रहा है। हमारी 8 सूत्रीय मांगों में 4 मांगे हमारी पूरी हुई हैं। और 7 जनवरी 2021 सर लगभग 40 से 50,000 बीडीसी लखनऊ इको गार्डन से लेके केकेसी तक सड़क पर उतर गया था। बर्बरता पूर्वक बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलवाई। हमारे कम से कम हजारों बीडीसी भाई घायल हुए। और मजे की बात यह है कि विपक्ष भी देखता रहा। यहाँ पर आपके एमएलसी माननीय श्री सुनील सिंह साजन जी हैं, उन्हीं बीडीसी के बदौलत बने थे और बनेंगे। उन्होंने उनका हाल लेना भी उचित नहीं समझा। और मैं बहुत बड़ी न्यूज आपको देता हूं कि 17 मेरी जानकारी में 17 बीडीसी भाई खत्म हो चुके हैं। 17 की मृत्यु हो गई। 2016 जब हमने भूख हड़ताल करा तो मुझे 3 अधिकार मिले। एक मनरेगा में बहुत बड़ा अधिकार मिला, और बहुत बड़ी यह न्यूज मिली कि भारत में उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य जिसने दिया बीडीसी को अधिकार। ये आपके संगठन हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के
विजय दादा की सोच है, हमारे पवन सोनी जी हैं, हमारे छेदी लाल जी हैं, और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मेराजुद्दीन जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, और राजन सैनी जी हैं। बहुत सारे हमारे अध्यक्ष हैं जो इसको मतलब एक कार्यकर्ता एकदम जान पे खेलने को तैयार था, क्योंकि उसे पैसा नहीं चाहिए था, जनता का विकास करने के लिए मौका चाहिए था। बहुत सारे पदाधिकारी, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आपका संगठन 826 ब्लॉकों में बना हुआ है जी। उनको मिला सर, मनरेगा में काम मिला सर, 6,000 रुपए सालाना मीटिंग भत्ता मिलेगा ऐसा, और 3 लाख रुपए बीमा मिला। और आपको बता दे, बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूँ, 16 दिसंबर 2021 से लेके आज सुबह भी गाजीपुर में हमारा एक बीडीसी भाई हताहत हुआ। हमारे संघ के लोग पहुंचे हैं, परिवारों को हम लोग सांत्वना दे रहे हैं, जो मदद हो रही है मैं दे रहा हूं। जबकि यहाँ पर कोई संघ ना तो राजनीतिक है सर, ना हमारा हम कहीं से प्रोजेक्टेड हैं, और ना तो हम लोग चंदा ले रहे हैं। 1 रुपए चंदा किसी से नहीं ले रहे हैं। मेरी शौक है, मैं चला रहा हूँ इसको दमखम से। क्या आपने 2016 में, जब बात आपने कही कि 2016 से आपने इस संगठन को बनाया है जी, तो उस दौरान आप तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कभी बात नहीं की थी इस मुद्दे पर? सर मिलने का अवसर नहीं मिला, मैंने ज्ञापन बार बार दिए। उस समय ज्ञापन जो ले रहा था वो एलाऊ महोदय लेते थे, जनरली एलाऊ साहब आते थे, हम एलाऊ साहब को दे देते थे। अब की बार जो ज्ञापन लिया, पहला 6 अक्टूबर को डीसीपी डॉक्टर ख्याति गर्ग जी ने लिया था, उसके बाद 2 बार डीसीपी हमारे राघवेंद्र मिश्र जी हैं, उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने हमें मुख्यमंत्री से मिलाने का काम किया। और आप यकीन मानिए 16 दिसंबर से लेकर सर अभी तक हमारे 17 बीडीसी भाई खत्म हो गए। किसी बीजेपी के, किसी समाजवादी ने उनका हालचाल नहीं लिया, जबकि वो लगभग सर 1500 से 2200, लगभग 2500 के बीच वोटर्स के बीच में चुनाव लड़ते हैं, कसम लेते हैं। दावे कर रही है कि हमने सभी वर्गों को संतुष्ट किया है, हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पिछले 2016 से लेके अब तक के कुल आपके 17 सदस्य। हाँ, मुझे संतुष्टि है। हाँ, बीजेपी ने, देखिए मैंने संघर्ष किया है। हाँ। मैं किसी पार्टी का अपेक्षा या मैं उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बीजेपी ने मेरे संघर्ष का 4 मांगे मेरी मानी है, जिसमें हमको मनरेगा में अधिकार दिया है। पहली बार मनरेगा में कौन सा अधिकार मिला? क्षेत्र पंचायत से क्षेत्र पंचायत के बीच का जितना काम होगा 60% कच्चा और 40% पक्का, हमारा बीडीसी 100% कराएगा। उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, मतलब नहर गई है तो उसका भी काम क्षेत्र पंचायत ही कराएगा, उसका बोर्ड भी लगेगा। जो 500 रुपए मीटिंग भत्ता हमने 2016 में कराया था, ये लोग प्रमुख भाई लोग नहीं देते थे, कभी नहीं देते थे सर, तो अब खाते में देंगे, उसका डोंगल बन गया है, देना पड़ेगा इनको। और बीमा राशि है, वो आदमी अगर मरणोपरांत होता है, वो हम लोग 17 में से 14 को हम लोगों ने बीमा राशि दिलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने इतने लोगों पर लाठियां चली, लेकिन उन्होंने हालचाल लेना भी उचित नहीं समझा। और लोगों ने, जैसे आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि ये कलर देख के कहते हैं भगवा है, बीजेपी प्रोजेक्ट है जनरली, लेकिन मैं नौजवान साथियों को, चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ हिंदुस्तान के सारे नागरिकों से, इसे कभी भगवा कह के गाली न दें। भगवा हमारा धर्म जरूर है, लेकिन सबसे पहले ये केसरिया है, और केसरिया बलिदान का प्रतीक है, जो झंडे के ऊपर सर्व विद्यमान है। ये वो कलर है, तो सबसे पहले इसे केसरिया कहा जाए। अगर हिंदू धर्म का है तो इसे भगवा कह के जय श्री राम। अगर बात सिर्फ आप टोपी की कर रहे हैं तो उसके अलावा भी आपके पोशाक में देखा जाए तो आपके पोशाक में लगभग तीनों पार्टियां शामिल हैं जी। नीले रंग का आपने चश्मा लगाया है जी, नीला रंग किस पार्टी का है वो भी आप जानते हैं। आपने काले रंग की सदरी और सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ है, वो किस पार्टी का है वो भी आप जानते हैं बखूबी। तो तीनों पार्टियों को आप एक साथ लेकर चल रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे अधिकारों का हनन न हो और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे, उसके साथ ही साथ हम जनता के साथ साथ जो नेतागण से जो उम्मीद करते हैं वो भी पूरी हो। आप अगला कदम आपका क्या है इससे? सर ये चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, 2000 के लिए इन्होंने कसम खाई है, ओथ ली है सदन में कि हम जनता का विकास करेंगे, तो मनरेगा में काम मिला है। और मेरा मानना ही यही सर है कि गांधी जी के सपने को बाबा साहब के पृष्ठों में अंकित करें। अब तो इतना कष्ट करें सरकारें, पृष्ठ मेरा स्पष्ट करें, हमारे अधिकार और कर्तव्य वर्णित हो। आगे का हमारा प्लान ये है कि चूंकि इन्हें मानदेय और विकास निधि नहीं मिलती, प्रधान को मिलती है, प्रधान जबकि नीचे लेवल का हमारा पदाधिकारी है, ये ऊपर के डीडीसी और ऊपर के हैं, ये तीनों मिलके एक सरकार बनाते हैं। लेकिन ये राजनीति का बहुत बड़ा पार्ट है कि इनको एक नहीं होने देना चाहते, ये लोग लड़ाते रहते, भिड़ाते रहते हैं। लेकिन मेरा अगला कदम यही है कि अन्य 9 अप्रैल को अनाउंस हुआ है, अभी 3 मार्च को होना था, लेकिन चूंकि प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ की अब की बार जागरूकता अभियान हमने चलाया है। जैसे अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त होकर हम लोगों ने जंजीरें 1947 में तोड़ी थी, ये पंचायत प्रतिनिधि भी, चाहे वो प्रधान हो, अब की बार स्वतंत्र है और वो प्रशासन इसीलिए दंग होके अपनी डेट्स को बढ़ा दिया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने,
रण से मुंह ना मोड़ूंगा और कलयुग का अभिमन्यु हूँ, सारे चक्रव्यूह तोड़ूंगा। हमारे सैनिक तैयार हैं, शेर सब लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। अब की अपनी एमएलसी 36 सीटों पर हम बनाएंगे और इनको मानदेय और अधिकार दिलाए। पहचान दिया, नाम दिया, काम दिया, अब विकास निधि और मानदेय की बारी है। और जब भी जो सरकार बनने जा रही है, जो भी बनेगी, चाहे किसी भी सदस्य पार्टी का हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन आप किस तरीके से आने वाली सरकार के देख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे? कोई भी बनेगा, आपको क्या उम्मीद है? हमारा जो संघ है वो गैर राजनीतिक है। हम लोग कहीं से मैनिपुलेटेड नहीं है, किसी का विरोध, किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो जिस पार्टी में है एमएलए में, उसको ही वो लड़ा रहा है। लेकिन आप आने वाली सरकार से उम्मीद क्या करते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं कि जैसे कि हमारा जो बीडीसी भाई मुख्य रूप से जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको 20 लाख रुपए विकास निधि, 8 सूत्रीय मांगों में मेरी 4 पूरी हुई हैं। मैं निवेदन करूंगा आने वाली जो सरकारें हैं वो इनको भी एम्पावर करें। प्रधानों के बहुत सारे अधिकार काटे गए हैं, उन्हें वित्त देने का काम करें। डीडीसी और बीडीसी को मानदेय और विकास निधि कुछ तो देने का काम करें। कम से कम जनता के बीच में जाके एक सड़क, एक नाली, एक खड़ंजा तो बनवाने का काम कर सके। इतना तो उन्हें एम्पावरमेंट होना चाहिए, जिसमें मैंने बीडीसी के लिए मुख्य रूप से 20 लाख विकास निधि और 7,000 मानदेय मुख्य मेरी मांग है, जिसे पूरा करने का कष्ट करे। ये मेरी पूरी आशा है, आने वाली सरकार करेगी और मुझे उम्मीद है कि एम्पावर करेगी। इससे हमारे गांव का विकास होगा और गांव का जो विकास कहते हैं, विकास का गलियारा जो होता है वो गांव से होकर निकलता है। तो शायद ये शाश्वत होंगी लाइनें, और जब गांव सुदृढ़ होगा और सुदृढ़ राष्ट्र होगा और ये नेता भी बहुत स्वस्थ बनेंगे, क्योंकि पौध खत्म हो गई। आपको बता दें कि पौध जो नेता बनाने की थी, विश्वविद्यालय में मैं 2001 से लेकर 2009 तक रहा हूँ। अच्छे नेताओं को जन्म दिया विश्वविद्यालय ने। आज विश्वविद्यालय में वो प्राइमरी पाठशाला नेताओं की खत्म हो चुकी है। मेरा एक अप्रत्यक्ष रूप से मेरा ये भी टारगेट है कि इन बीडीसी भाइयों को नेता बनाया जाए, इनको एक ट्रेनिंग दी जाए। बीडीसी तो बन जाते हैं, लेकिन उनको समाज कल्याण में कौन से कामों करा सकते उन्हें नहीं पता, जबकि एक आम आदमी चाहे तो बहुत अच्छे सामाजिक काम कर सकता है। तो मेरा एक अप्रत्यक्ष रूप में उद्देश्य है कि इनको एक अच्छा राजनीतिक भविष्य देना और अच्छा करियर देना, जिससे हमारे राष्ट्र में ये जाके एक अच्छा योगदान दे सके और हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ और समृद्ध हो सके। एक दो प्रश्न मैं आपसे वर्तमान समय की जो राजनीति का चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण का चुनाव भी है, उसके मद्देनजर पूछना चाहूंगा कि जो अभी मैंने पहले जिक्र भी किया था, कुछ कह रहे हैं कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, कुछ का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम स्कूटी और टैबलेट मुफ्त देंगे, किसी का कहना है कि हम बिजली मुफ्त देंगे, कोई पानी मुफ्त दे रहा है। ऐसे में क्या आप समझते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको इन लोक लुभावन लालच के चक्कर में पड़कर अपने 5 साल के भविष्य को किसी के भी हाथों में सौंप देना चाहिए? मैं जनता से निवेदन करूंगा कि एक पढ़े लिखे जो प्रत्याशी हों उसको वोट देना चाहिए। जाति धर्म किसी लुभावने में नहीं देना चाहिए कि हमको ये जब, और निवेदन ये है कि अगर रोजगार, अच्छी एजुकेशन, मैं चूंकि एक एजुकेटर भी हूँ, अगर जो अच्छी एजुकेशन का डेवलपमेंट कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता देश को किसी भी तरह के मुफ्तखोरी की जरूरत है। और निवेदन मैं आपसे एक बार और इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगा कि कोरोना काल में जो सबसे व्यथित हुआ है, क्योंकि जो अध्यापन का कार्य कर रहा है वो एक स्वाभिमानी है। क्योंकि मैंने लॉ किया है लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से, मैंने MBA किया है लखनऊ विश्वविद्यालय कैंपस से, लेकिन मैंने लॉ नहीं किया क्योंकि मेरा नेचर नहीं था उस तरह के काम को करने का। MBA मैंने नहीं किया, मेरा वो नेचर नहीं था। मैंने अध्यापन को चुना, इसलिए चुना कि मेरा एक स्वाभिमानी नेचर है, अध्यापन की लाइन में वही आता है। तो कोरोना में वो आदमी ठेला नहीं लगा पाया, वो आदमी पूड़ी की दुकान नहीं लगा पाया, एजुकेशन चरमरा गई। और बहुत सारे शिक्षाविद हैं, उन्होंने 40% पर रखा है, काम पूरा ले रहे, 24 घंटे बच्चा काम ले रहा है। इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे शिक्षक हैं, उनसे पढ़े हुए जो भी स्टूडेंट कहीं पर भी हैं, अपने शिक्षकों को सहयोग दें इस कोरोना काल में और उनका भी ध्यान रखें। और सारे सिस्टम से मेरा निवेदन है, जैसे कि मैंने सुना है, बहुत नहीं पता है, कि शायद अन्य राष्ट्रों में शिक्षकों को एक MLA और MLC से ज्यादा ओहदा होता है। अगर जिस दिन देश में ऐसा हो गया, शिक्षक चूंकि निर्माता है, सर मैंने 55 MBBS बनाया है और मैं यहाँ डॉक्टर बनने आया था, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाया क्योंकि हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति घर की उतनी बेहतर ना होने की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन मैं क्रिएटर बना। आज हम नेता नहीं बन पाए, लेकिन हम कहते हैं बीडीसी भाई तू नेता बन, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आपको अवेयरनेस दूंगा। अगर शिक्षकों को थोड़ा समृद्ध कर दिया जाए, थोड़ा एम्पावर कर दिया जाए, जैसे कि मैंने देखा इधर की जो गवर्नमेंट्स रही हैं, शिक्षक कम बाबू ज्यादा बना दिया उनको। मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स का टीचर है या केमिस्ट्री का टीचर है तो उसको उसकी गुणवत्तापूर्ण
टीचिंग पर फोकस होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए। और स्पेशलाइजेशन जो बीएससी से स्टार्ट होता है, एमएससी से, जब हमारी एज लगभग 50 ईयर्स हो गई है एवरेज एज, और हम 20 साल के बाद अपनी एजुकेशन स्पेशलाइजेशन की शुरू करते हैं, ये हमें हमारे हिसाब से ये गलत है। इसका 9th से ही स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि हमको किस लाइन में जाना है, वहीं से उसे पारंगत किया जाना चाहिए, जिससे मेरा देश बहुत सुधर। अगर जो जितना बजट ये मुफ्तखोरी में देते हैं, इतना केवल शिक्षक पे लगा दें, तो शिक्षक वो एक ऐसा हथियार है कि जिससे पूरा देश, पूरा राष्ट्र और पूरे विश्व में फिर से एक बार हमारा देश गुरु बनेगा और फिर सोने की चिड़िया बनने का क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपनी जन्मजात शक्तियों को रोज जो भी चीजें वो सीखता है या जो उसकी जन्मजात शक्तियां उनको परिवर्तित, परिमार्जित एवं परिवर्तित भी कर सकता है। और शिक्षा ही दशा को सुधार कर दिशा देने का काम करती है। आप हमारे साथ बने रहे और आप हमारे साथ इतना। मैं एक चीज और सर आपसे कहना चाहेंगे, आपने पूछा कि ये सरकारें ये दे रही हैं अच्छा है या नहीं, इसीलिए मैंने अपना मैनिफेस्टो पहली बार, शायद मुझे लगता है कि एमएलसी चुनाव में कोई संगठन और कोई प्रत्याशी मैनिफेस्टो लॉन्च करेगा, और मैं आप ही के चैनल से करूंगा मैनिफेस्टो लॉन्च। और उस मैनिफेस्टो की बहुत बातें तो नहीं अभी बता सकता मैं, लेकिन 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैंने दी है। जो आपने कहा, मैंने कोई मुफ्तखोरी की बात नहीं की, मैंने ये बात कही है एक एजुकेटर के नाते। बहुत सारे बीडीसी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो उस नेतागिरी में नहीं जाना चाहते, वो प्रमुख बनाने के लिए किसी कारण से लड़ गए थे, लेकिन वो उस फील्ड में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो उनके लिए मैंने एक दिया है कि हम जो इच्छुक हों, जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, उनको मैं नौकरी दिलाने का काम करूंगा। जो महिलाएं हमारी बहनें और माताएं हैं, जो विकलांग है, सर इसमें 7% विकलांग हैं लोग, जी दिव्यांग या विकलांग टाइप के लोग हैं, उनको हम लोग स्पेशल व्यवस्था देंगे। हम ये कोशिश करेंगे, अगर हमारा एमएलसी हुआ तो जैसे हम एक आम जन को जो स्वस्थ है उसको 20 लाख देते हैं, तो जो हमारा विकलांग है, कहीं नहीं प्रकृति ने उसको हमको बराबर नहीं किया है, तो उसको मैं 25 लाख रुपए देने का काम करूंगा, जिससे वो ज्यादा अच्छा विकास कर सके और हमारे राष्ट्र में बराबर की भागीदारी महिलाएं और विकलांग कर सके। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी मुकाम आपको हासिल करना है वो आप हासिल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे साथ नवनीत शुक्ला जी जुड़े हुए थे, और नवनीत जी ने जो एक बात खास तौर पे की है कि आप अपने जो प्रतिनिधि का चुनाव करें वो हमेशा ध्यान रखें कि वो पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, जो समाज सेवी होना चाहिए, और वो अपने विकास से अधिक समाज का विकास करने वाला हो। इसी को ध्यान में रखकर आप अपने मतदान का प्रयोग करें और मत देने जरूर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत लेता हूं। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय पंचायती राज।